हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पढ़ाईगिरी। तो आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं और वो है कि क्या मुझे एक ईयर का ड्रॉप जो है वो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। जैसे ड्रॉप आपको लेना है तो मोस्टली डिसीजन जो है वो आपको ही लेना है। फिर भी अपने इस सिचुएशन को एनालाइज करके देखते हैं कि आप कौन सी कैटेगरीज में फिट हो रहे हैं, क्या कुछ एक जनरल अपने उसका प्रोस्पेक्टस जो है वो हम ले सकते हैं कि क्या हमारे पास इसके लिए आने वाले फ्यूचर के लिए जो है वो सही डिसीजन हमारे पास होना चाहिए। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है कि अभी जैसे आपने क्या है कि सभी ने मार्क्स जो है वो कैलकुलेट कर लिए होंगे, ठीक है। सबके मार्क्स बहुत सारी अपने इंस्टीट्यूट्स के आंसर कीज वगैरह जो हैं वो आ चुकी हैं, तो उसके बिहाफ पे आपको एक आइडिया लग गया होगा। आपने दो से क्रॉस चेक भी डेफिनेटली किया होगा, तो आपको एक आइडिया लग गया होगा कि भाई मेरे एग्जैक्टली जो है वो अभी राइट नाउ इस अटेम्प्ट के अंदर जो है वो कितने नंबर जो हैं वो हमारे पास आ रहे हैं। और इस नंबर के बेसिस पे नंबर जो हमारे पास आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप या तो 12th में जो है वो 12th के साथ ही आपने एग्ज़ाम दिया है, और या फिर हो सकता है कि आपने ड्रॉप ले रखा हो पहले से ही। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्होंने 1 साल का पहले ड्रॉप था, कुछ का ऐसा था सेकंड ड्रॉप था, कुछ का ऐसा भी था थर्ड फोर्थ ड्रॉप तक जाते हैं। तो उसके बाद भी अपने को ये देखना है कि क्या उसको आने वाले 1 साल का ड्रॉप किसको लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए। तो मैं इसको थोड़ा सा एक कैटेगरीज में डिवाइड करने की कोशिश करता हूँ। वो ये है कि अगर हमारे पास मार्क्स जो हैं वो अलग अलग नंबर के हिसाब से अपने देखते हैं। एक हमने देखा कि हमारे पास अगर मार्क्स जो हैं वो अंडर 350 आ रहे हैं, या हो सकता है हमारे मार्क्स जो हैं वो कहां से कहां हो 350 से लगभग जो है मैं 5 कैटेगराइज में इसको करने की कोशिश करता हूं, 350 से 450 के बीच में हो। इसके बाद हो सकता है आपके मार्क्स जो हैं वो 450 से लेके हमारे पास जो है वो 550 की रेंज में हमारे पास रहे, और या हो सकता है कि हमारे पास मार्क्स जो हैं वो 550 से लेके जो है वो हमारे पास 600 तक जो है वो हो, और या जो है वो हमारे पास क्या हो अबव 600 जो है वो हमारे पास मार्क्स हो। तो मैंने इसको 5 कैटेगरीज में आपके पास जो है वो डिवाइड किया है। अब इसके बेसिस पे हम बात करते हैं कि कौन सा किस कंडीशन में, क्योंकि जैसे मैंने बोला बहुत सारे हो सकते हैं कि 1 साल का ड्रॉप ले रहे हो, मतलब ले रखा हो ऑलरेडी जो इस अटेम्प्ट में गया। हो सकता है कि किसी ने 2 साल के ले रखे हों और किसी ने आपका फ्रेशली अभी जस्ट डिसीजन ये लेना हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं जिसका अंडर 350 स्कोर आ रहा है। तो आपने ये तो नोटिस किया होगा कि जो आपका पेपर, जैसे बायोलॉजी का पेपर थोड़ा लेंदी ज़रूर रहा, लेकिन दैट वाज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। और सिमिलरली केमिस्ट्री का पेपर जो है वो ठीक था, और फिजिक्स का पेपर अगर हम बात करें तो इस बार काफ़ी आसान पेपर जो है वो रहा। लेकिन जो हम सीक्वेंस नॉर्मली बोलते हैं कि एक पीसीबी के बच्चे को पहले जो है वो बायो करनी चाहिए, फिर केमिस्ट्री करनी चाहिए, और फिर फिजिक्स में हमारे पास जो है उसको आना चाहिए। लेकिन क्योंकि बायो का पेपर लेंदी था तो बहुत सारे बच्चों के साथ प्रॉब्लम ये रही कि उनको बायो में जो है वो टाइम ज़्यादा लगा, और बायो में जब टाइम ज़्यादा लगा तो केमिस्ट्री के बाद जब वो करके फिजिक्स तक पहुंचता था तो उसके पास इतना टाइम नहीं बचा। ये प्रॉब्लम लास्ट ईयर भी फेस हुई थी जब से ये 20 क्वेश्चन एडिशन में आए हैं। तो पहले क्या होता था कि हमारे पास अगर फिजिक्स में आप पहुँचते थे तो आप उससे पहले जो है वो टोटल सिर्फ और सिर्फ जो है वो 135 क्वेश्चन रीड करके जो है वो आप पहुँचते थे। लेकिन क्योंकि एडिशनल अपने पास जब क्वेश्चन आ गए तो जब तक आप फिजिक्स तक पहुंचते हो, अब जो है वो आप 150 क्वेश्चन करके जो है वो वहां तक पहुंचते हो, क्योंकि ऑप्शन में भी आपको ये चूज करना होता है कि छोड़ना है या नहीं छोड़ना है। इसका मतलब डेफिनेटली आपने क्वेश्चन को तो पढ़ा है, और क्वेश्चन को अगर पढ़ा है तो इसका मतलब ये है कि आपने उसमें टाइम तो अपना गया है। तो बहुत सारे इसके कारण जो है वो फिजिक्स का जो है वो उसको प्रॉपरली टाइम नहीं दे पाए। नॉर्मली हम ये बोलते थे कि फिजिक्स का टाइम 1 घंटा 10 मिनट होना चाहिए अगर आप उसके अंदर 45 क्वेश्चन निकालना चाहते हैं तो, और इंक्लूडिंग ओएमआर वगैरह अपने बोल सकते हैं। लेकिन अभी जब पेपर में टाइम एक्सटेंड हुआ है तो आपको 1 घंटा 15 मिनट के आसपास तक पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए थी।
लेकिन ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि आपने पिछले 2 साल के अंदर, या आपने अगर ड्रॉप लिया है, मतलब अगर आपने 12th के साथ किया है तो 2 साल हो गए हमारे पास, और अगर आपने ड्रॉप लिया है तो आपके पिछले 3 साल में आपका उस अप्रोच को लेके जो आपका एग्जाम होता है, चाहे वो हर सेकेंड वीक टेस्ट होता है, चाहे वो हर वीक टेस्ट होता है, या हर 21 डेज में आपका टेस्ट होता है, तो अलग अलग इंस्टीट्यूट के हिसाब से अलग अलग नॉर्म्स जो है वो टेस्ट को लेके हमारे पास रहती है। तो आप उसमें कैसा टाइम मैनेज कर रहे थे, ऑलमोस्ट वैसी ही चीजें जिसमें वो भी वहां पे प्रॉपरली कर पा रहा था, उसको भी यहाँ पे थोड़ा स्ट्रगल जो है वो जरूर फील हुआ है। ठीक है, कुछ बच्चों की ऐसी हैबिट होती है कि उन्होंने एक पेपर के अंदर रफली एक रीडिंग लगाई, पता चला फिजिक्स का पेपर आसान है, इस बार पहले फिजिक्स करना स्टार्ट कर दिया, तो वो एक वाइज डिसीजन था अब की बार की सिचुएशन को देखते हुए, लेकिन ऐसा कुछ हम हमेशा के लिए नहीं बोल सकते। तो ये भी एक अप्रोच हो जाती है, पेपर किसका आसान है, इतना जल्दी एनालाइज करना बिना, मतलब एक रफली देखते हुए चीज़ों को, तो वो एक बहुत, मतलब आपको वो वही बच्चे कर पाते हैं जो मतलब इस रेंज में हमारे पास आ रहे होंगे। तो अब अपने बात करते हैं इन पॉइंट्स के बारे में। तो सबसे पहले कि अगर आपका अंडर 350 आ रहा है, ठीक है, तो 350 में अपने पास पता है कि 720 का एग्जाम है, तो हमारे पास 360 जो है वो बायो के हैं, और उसके बाद 180 केमिस्ट्री के हैं, और 180 ही आपके पास फिजिक्स के हैं। तो जिस हिसाब से बच्चे पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, उस हिसाब से आजकल लोगों के जो है वो 360 में से 360, क्योंकि 720 मार्क्स आ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है सब में फुल ही आए हैं। तो जिस टाइप का कंपटीशन है, और इस बार हमारे पास 18.7 लाख स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने नीट के लिए फॉर्म भरा था, अपीयर जो होते हैं उसके हिसाब से रिजल्ट के बाद पता चल ही जाएगा। तो जब इतना ज़्यादा हाई कंपटीशन है, तो पहले ऐसा भी हो सकता था कि आपने 2 सब्जेक्ट कर लिया, तीसरा अगर आपका वीक भी रह गया तो काम चल जाता था, क्योंकि उस टाइम पे जो है वो हम इस वाले में जो है वो फील करते थे कि यहाँ पे भी आपको जो है वो कॉलेज, अच्छा कॉलेज मिल जाता है। लेकिन अब जैसे जैसे एग्जाम इजी होते जा रहा है, वैसे वैसे कट ऑफ भी, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि अगले साल इससे भी आसान आएगा, पेपर का लेवल तो बनाने वाले पे डिपेंड करता है, वो कैसी कंडीशंस में जो है वो पेपर बनाता है, लेकिन फिर भी पेपर जो है वो थोड़े से आसान पिछले कुछ सालों के कंपैरिजन में आने लगे हैं। अब बात करते हैं हमारे पास कि अगर इन सब की कंडीशन देखते हुए अगर आपके इस टाइम अंडर 350 आ रहे हैं, और आपका जो है वो चाहे 12th के साथ थे या फिर आपने ड्रॉप ले रखा है, अगर 12th के साथ थे तो आप ये दोनों ही कंडीशन में वैसे तो रहेगा कि आपको अदर कैरियर ऑप्शन जो हैं वो ढूंढने स्टार्ट कर देने चाहिए। ये मेरा सजेशन है, और डिसीजन आपका ही रहने वाला है, क्योंकि आपके ही नंबर है, और आप अंडर अगर 350 आप रह रहे हो, तो यानी कि इसका मतलब ये होता है कि अगर आप 12th के साथ में भी कर रहे हो, तो चाहे जैसी भी कंडीशंस के अंदर आपने किया, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आप ऑन एवरेज जितना सा होमवर्क असाइंड होता है और वो सारी चीज़ें अगर आप करते हो, तो 50% नंबर लाना इज नॉट ए डिफिकल्ट टास्क। हमारे पास बहुत ज़्यादा पेपर के लेवल को देखते हुए ये बहुत कम होता है। आप सिर्फ अगर नोट्स भी रीड करते हो, या लास्ट के 3-4 महीने में भी अगर आप लगातार अच्छे से स्टडी करते हो, तो यहाँ तक हम आराम से पेपर को देखते हुए हम इन दोनों लेवल पे आराम से पहुँच सकते हैं। तो मेरा इनके लिए यही सजेशन है कि क्योंकि वो इतने ज़्यादा सीरियस नहीं है इन चीज़ों को लेके, तो पहले आप ये डिसाइड करें कि भाई डॉक्टर बनना भी था या नहीं बनना था, अपना सपना था भी या नहीं था। तो इन सभी को, खास तौर से ड्रॉप वालों को, तो डेफिनेटली जो है वो आपको कैरियर के ऑप्शन ढूंढने स्टार्ट करने चाहिए। अब बात आती है कि 350 से 450 वाले को क्या करना चाहिए। तो उसमें हमारे पास ये डिपेंड करता है कि आपके पास, अगर आप 12th के साथ हो, आप अगर 12th के साथ हो और आपको लगता है कि मैंने किसी टाइम पे जो है इतने नंबर आने का मतलब है कि आपने किसी टाइम फेज के अंदर जो है वो ज़रूर यहाँ पे मेहनत की है, या फिर आपके अंदर इतना पोटेंशियल है कि आप इस रेंज में एग्जिस्ट कर पा रहे हो। तो क्योंकि बीच में ऐसा भी हो सकता है आपने पढ़ाई की और कुछ टाइम के बाद आपने उसको छोड़ दिया, तो ये वाले जो हैं इनमें अगर आपका फर्स्ट ड्रॉप है, एक ड्रॉप पूरा हो चुका है, सेकंड ड्रॉप आप लेने जा रहे हो, तो फिर आपको भी जो है इस वाले कंडीशन के अंदर जो है वो सेकंड कैरियर ऑप्शन ढूंढना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो क्योंकि आपका अगर सेकंड ड्रॉप था, तो इसका मतलब आपने 12th के साथ दिया, आपने 12th के बाद एक ड्रॉप लिया, आपका सेकंड ड्रॉप है, और अगर आप अभी भी इसी रेंज में स्ट्रगल कर रहे हो, देन डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमारे जो है प्रॉब्लम को एनालाइज करने की ज़रूरत है। तो इस केस में भी शायद आपको कैरियर दूसरा ढूंढना, उसकी तरफ जो है वो प्रोग्रेस करना चाहिए।
मैं बार बार कैरियर चेंज करने की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो है हर सक्सेसफुल जो होता है वो डॉक्टर नहीं होता है, और हर जो डॉक्टर है वो सक्सेसफुल नहीं होता है। तो अदर फील्ड में भी लोग, इंसान जो हैं वो सक्सेसफुल होते हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। और इसके अलावा अदर फील्ड के अलावा आपके पास इंजीनियरिंग वालों के पास भी, वो आप उस हिसाब से अपने परसेंटेज में डिवाइड करके आप उसको एनालाइज सिचुएशन को कर सकते हैं। अब बात आती है कि क्या फिर जो जिसने साल 12th दिया और वो अगर इस रेंज में है तो उसको भी ये चीज़ सोचने की ज़रूरत है कि भाई 350 और 450 के बीच में अगर रहा हूँ तो मेरी प्रॉब्लम कहाँ रही, कॉन्सेप्ट में रही, मेरा कोई इनमें से एक सब्जेक्ट जैसे कि बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इसमें से कोई मेरा एक सब्जेक्ट वीक रहा, या फिर मेरे पास ये है कि भाई ये दोनों ही बीच में से लटके हुए हैं, ये ठीक ठाक आता है मुझे। तो अगर ऐसी वाली कंडीशन है तो ये भी ऑन द वर्ज ही है कि वो ड्रॉप लेने के लिए जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है, दोनों सी चीज़ें हैं। लेकिन मेरा सजेशन यही रहेगा नहीं की तरफ ही, या ऐसा कर सकता है कि साथ में बीएससी वगैरह के फॉर्म भर के और घर से ही पढ़ाई करने की कोशिश करें, क्योंकि इंस्टीट्यूट वगैरह ज्वाइन करके अगर आपने ये ट्राई किया है तो फिर इसका मतलब ये है कि आपको थोड़ा सा इसके बारे में सोचना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आपने बिना इंस्टीट्यूट के, अगर आप इस रेंज में आ रहे हो बिना किसी इंस्टीट्यूट के, सिर्फ अपनी सेल्फ स्टडी के बेसिस पे, देन आप जो है वो इसमें डेफिनेटली एक ड्रॉप के लिए कोशिश कर सकते हैं कि हम 450 को क्या 600 प्लस में कन्वर्ट कर पाते हैं। तो कोई बहुत बड़ा मतलब टास्क इसमें नहीं रहता है, तो इस वाले केस में आप जा सकते हैं। अब मैं जिनको ये बोल रहा हूँ कि फॉर्म भर के घर पे ट्राई कर सकते हो, तो उनके लिए ये रहेगा कि भाई आपको कोई ना कोई तो एक, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, किसी न किसी का सहारा तो लेना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर आप घर से भी करते हो, आपको एक रेगुलर आपको अपडेट करने वाला वहाँ पे पर्सन जो है वो चाहिए रहेगा, कि जो आपको बताए इस वीक में आपको इतना होमवर्क करना है, इस वीक में आपको इसका टेस्ट है, तो वो आपको एक रेगुलर टच में रहने वाली चीज़ जो है वो हमारे लिए इसके लिए रहे। तो इसका मतलब ये है कि इनके लिए मोस्टली सबके लिए आंसर जो है वो नो है, लेकिन इसके लिए रिपीटर वालों के लिए जो है वो उनका आंसर तो अभी भी, जो एक बार पहले ही ड्रॉप ले चुके हैं, उनके लिए भी आंसर नो है। लेकिन इनमें जो जैसे मैंने कंडीशन बताई, बिना कोचिंग किए जिन्होंने लिए हैं, तो वो कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आपको अपनी सिचुएशंस को एनालाइज करना पड़ेगा, इन कंडीशंस को अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और रही बात अब वो जो जिन्होंने साथ में ही दिया था, तो वो एक बार थोड़ा सा एनालाइज करें अपने आप को। एंड इसके बाद आता है नेक्स्ट की 450 से 550 के बीच में। तो 450 से 550 अगर आपका सेकंड थर्ड ड्रॉप है, देन अगेन हमारा आंसर जो है वो फिर से नो ही रहने वाला है, क्योंकि सेकंड थर्ड ड्रॉप आप, इसका मतलब ये है कि आप पिछली बार भी इसके आसपास ही रहे होंगे, या यहाँ रहे होंगे या यहाँ रहे होंगे, तो ये कोई बहुत बड़ा अपने पास बड़ा इंप्रूवमेंट 100 मार्क्स का लाना, और जिस हिसाब से पेपर का लेवल नीचे आना, तो बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट हमारे लिए वो नहीं है। तो डेफिनेटली हम या तो जो है वो प्रैक्टिस के कारण स्ट्रगल कर रहे हैं, या हम जो है कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने के कारण स्ट्रगल कर रहे हैं, या हम टाइम मैनेज नहीं कर पाने के कारण स्ट्रगल कर रहे हैं, और या हम सब चीज़ों को लेके इतने ज़्यादा सीरियस नहीं है। तो अगेन ड्रॉप वालों के लिए तो अभी भी आंसर आपका जो है, मेरे ख्याल से जिसका सेकंड थर्ड ड्रॉप जो है वो हो चुका है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जिनका एक ड्रॉप हुआ है लास्ट टाइम वो इस रेंज से भी इसमें एग्जिस्ट कर रहे थे, फिर भी उन्होंने इसके अंदर जो है वो आपका आने की कोशिश की, तो ये एक ठीक ठाक जो है वो हमारे पास हो सकता है। तो जिसने फर्स्ट ड्रॉप लिया है, अभी तक एक ही ड्रॉप जिसका हुआ है, वो सोच सकता है कि भाई मैं निकाल सकता हूँ, अभी मैं यहाँ से यहाँ पहुँचा हूँ, अगली बार मैं जंप करके यहाँ से यहाँ पहुँच सकता हूँ। तो जिसका फर्स्ट ड्रॉप हो चुका है, अगर वो चाहता है तो उसके लिए आंसर जो है वो हमारे पास यस है। और अगर 12th वाला जो है, तो वो भी इस बात में, जो 12th के साथ जा रहा है, वो भी इसके बाद कोशिश कर सकता है। और जिसने सेल्फ स्टडी की है और कोई भी इंस्टीट्यूट से जिसने कोचिंग नहीं की हो, हालांकि ऐसा आज के डेट में होता तो नहीं है, लेकिन अगर किसी ने नहीं की हो, ये बिल्कुल है जिसका किसी भी कोचिंग से कोई वास्ता नहीं है, तो इसको डेफिनेटली जो है वो मेरे ख्याल से ट्राई करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर पोटेंशियल है, और उससे मेडिकल कॉलेज कोई बहुत ज़्यादा जो है वो मार्क्स के गैप पे नहीं है। और वो बहुत सारी चीज़ें, चाहे वो नॉलेज के बेस पे हो, चाहे वो कैलकुलेशन के बेस पे हो, चाहे वो टाइम मैनेजमेंट के बेस पे हो, इन चीज़ों में वो वहाँ पे सक्सेसफुल हो रहा है। कोई एक आधी चीज़ उसको स्ट्रगल करा रही है, बाकी जो है वो वहाँ पे वो कामयाब हो रहा है। अब नेक्स्ट अपने बात करते हैं, अब बात आती है 550 से 600।
और जैसे ही इस रेंज में आते हैं तो ये सबसे खतरनाक जो है, मोस्टली अपने यहीं पे रह जाते हैं, लेकिन ये जैसे ही आते हैं तो ये वो वाली रेंज है जहाँ पे BDS वगैरह ये सारी चीज़ें जो है वो रहती हैं। अगेन अगर 4th 5th ड्रॉप था, 3rd ड्रॉप था, तो डेफिनेटली आपको BDS के लिए ट्राई करना चाहिए, क्योंकि आप आई डोंट नो कि आप इस रेंज से आए हैं, इस रेंज से आए हैं, कहाँ से आए हैं, लेकिन अगर 3 साल लगा के और 2 साल 3 ड्रॉप लेके और 2 साल जो है वो आपने क्या किया कि 12th के साथ ट्राई की, तो 5 साल में अगर आप यहाँ पहुँचे तो आपको डेफिनेटली BDS BMS वगैरह के लिए जाना चाहिए। और अगर आपका सच में सपना है कि मैंने अच्छी प्रोग्रेस की है, धीरे धीरे 1 साल और लगाना है, तो थोड़ा सा रिस्की शॉट रहेगा, क्योंकि अगले साल अच्छा होगा इसकी क्या गारंटी है। तो आपने काफ़ी टाइम जो है वो इस चीज़ को दे दिया है। अब बात आती है कि जिसने 2nd ड्रॉप लिया था उसको 3rd लेना चाहिए। सेम चीज़ें काइंड ऑफ उसी के पास भी ऐसी सिचुएशन है कि भाई आपने प्रोग्रेस किस लेवल पे की है। अगर पहले साल आप यहाँ थे, दूसरे यहाँ आए, तीसरे यहाँ आए, तो ये कोई बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस नहीं है। अगर आप शुरू से मतलब पहले कुछ नहीं आता था, फिर आप इस रेंज में इस बात के इसके बाद रेंज आए, तो अभी आप एक मेडिकल कॉलेज के लिए, प्राइवेट गवर्नमेंट उस कंडीशन के लिए एलिजिबल जो है वो हो चुके हैं। अब बात आती है, तो इसके बाद हमारे पास बात आती है जिन्होंने अभी इसी साल साथ में दिया था 12th के साथ में, देन उनको एक डेफिनेटली जो है वो चांस लेने की कोशिश करनी चाहिए। जिसने किसी इंस्टीट्यूट से पढ़ाई नहीं की उसको तो डेफिनेटली जो है वो कोशिश करनी चाहिए। और इसके अलावा जिसका 1 ड्रॉप हो चुका है उसको, जैसा मैंने बोला, ट्राई कर लेना चाहिए। अगर उसको लगता है कि मैंने जो है वो अच्छी प्रोग्रेस की है और ये मेरी गलतियां रह गई और इन गलतियों को मैं जो है अगले बार में सुधार सकता हूं, तो वो ट्राई कर सकते हैं। अब बात आती है 12th के साथ अपने जा ही रहे हैं इस बार 12th के कंडीशंस के हिसाब से, तो थोड़ा सा इन सब में के अंदर ड्रॉप लेना या नहीं लेना, एक फाइनेंशियल पॉइंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। लेकिन अगर इस रेंज में आप हो, देन आपके लिए सजेशन ये रहेगा कि आपको किसी न किसी इंस्टीट्यूट की हेल्प से ही जाना चाहिए। ठीक है, घर पे जो है वो आपको इस रेंज में होते हुए रिस्क नहीं लेनी चाहिए सेल्फ स्टडी के लिए। ठीक है, तो आपको ये रिस्क नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि चाहे इंस्टीट्यूट कैसा भी कोई सा भी हो, वो अपनी तरफ से ये कोशिश करेंगे, एटलीस्ट आपका एक शेड्यूल बना रहेगा। ठीक है, और इसमें एक चीज़ ये भी होती है कि जब बच्चा रिपीट करता है तो वो बहुत सारी क्लासेस जो है वो बंक करना स्टार्ट कर देता है, तो दैट कैन बी हार्मफुल। भी आपको ऐसा लगता है ये भी मुझे आता है, ये भी मुझे आता है, ये भी मुझे आता है, तो आपको उस चीज़ पे खास तौर से वर्क करना है जिसने टाइम मैनेज नहीं कर पाए या क्या चीज़ें कुछ मैनेज नहीं कर पाए। अब बात आती है लास्ट में अबव 600। तो आपके अगर अबव 600 है तो एक तो ये है कि 650 के बाद तो अच्छे कॉलेज मिल ही जाने हैं, और 600 से 650 तक भी आपको कॉलेज तो मिल ही जाएगा, ये तो डेफिनेट है। लेकिन अब उस पे डिपेंड करता है कि आपका मेन मतलब सिर्फ कॉलेज पाना था, अच्छा बहुत अच्छे कॉलेज में जाना था, तो ये वाले बच्चे जो हैं उनके लिए डिसीजन जो है वो क्या कुछ रहना चाहिए। आप अपनी कंडीशंस को असेस करिए कि क्या मेरे पास यहाँ पे प्रॉब्लम रही, क्या मैं उस चीज़ को रेक्टिफाई कर सकता हूँ आने वाले 1 साल में, जो भी मेरे पास प्रॉब्लम रही। क्योंकि 600 अगर आपके पास आ रहे हैं तो इसका मतलब है आपकी सफिशिएंट मेहनत इसके अंदर जो है वो नज़र यहाँ पे आ रही है, मोर देन सफिशिएंट। आपके बहुत सारे डेडिकेशन लेवल जो है वो इसके अंदर नज़र आते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत ही अच्छा स्कोर है, आप यहाँ से भी कॉलेज के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। वैसे भी क्योंकि जो ये चीज़ हुई जिसके कारण फिजिक्स का पेपर छूटा, तो सबके 2-2 4-4 क्वेश्चन कम ही हुए हैं, तो देयर माइट भी चांस की कट ऑफ पिछले साल से थोड़ी सी कम जाए। तो आप इस कंडीशन में देखें, क्योंकि अगला 1 साल अगर आप ड्रॉप के लिए जाएंगे तो अगला 1 साल बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग हो सकता है, क्योंकि आपको वही काम सारे करने हैं जो आपने पिछले 1 साल में किए हैं, और फिर अगेन द लास्ट डे जो है, क्योंकि इरेगुलरिटीज़ वगैरह कुछ हर सेंटर पर होती रहती है, तो वो बहुत सारी ज़्यादा रिस्क जो है उसके अंदर इन्वॉल्व रहती है। बट रिस्क कम्स विद द रिवॉर्ड। तो आप सोचिए अच्छे से इस बारे में कि मुझे अच्छे ही कॉलेज में जाना है, क्योंकि पोटेंशियल तो है, पहुंच भी सकता है। और इस बार अगर 18.7 लाख बच्चों ने जो है वो अगर एग्ज़ाम दिया है, तो डेफिनेटली जहाँ पे 18.7 है तो नेक्स्ट ईयर वी कैन एक्सपेक्ट 21 तो हैं जो हमारे पास हो ही जाएंगे। तो कंपटीशन बढ़ने ही वाला है। ठीक है, तो वो तो उसी रेशो में बढ़ेगा, पढ़ने वाले बच्चे भी उसी रेशो में पढ़ेंगे। तो मोस्ट लाइकली अभी इसके लिए जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी जो है, फर्स्ट सजेशन ये है कि आपको कोई ड्रॉप जो है वो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है। लेकिन अगर आपका मन है कि भाई मुझे सिलेक्शन अच्छे कॉलेज में ही चाहिए, तो फिर तो आपके पास इस कंडीशन में आप जा सकते हैं, यहाँ पे आप ड्रॉप ले सकते हैं। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आप
आप एक अच्छा डिसीजन ले पाएँ। लेकिन ये डिसीजन जो होता है इसमें आपके लिए बहुत सारे, क्योंकि सभी इंस्टीट्यूट्स के हिसाब से अगर देखा जाए, जहाँ पे अगर आप बाहर जाके रहते हैं, क्योंकि घर पे माहौल चाहे जैसे भी आप क्यों ना अकेले ही क्यों ना रहे, लेकिन घर पे आपकी उतनी अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाती है, तो आपको बाहर ही रहना पड़ता है। तो फाइनेंशियली आप अफोर्ड कर सकते हैं, आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। अब जिन बच्चों के लिए जो ड्रॉप लेने जा रहे हैं उनके लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट सजेशन है, और वो है कि अगर आपको बेटा ड्रॉप लेना ही है तो उसमें आपको ये पॉलिसी तो फॉलो करनी ही पड़ेगी। अगर आपने मोबाइल यूज़ किया, दैट मीन्स आप चाहे कोई भी कैटेगरी में आते हो, मोबाइल में ऑनलाइन वाले के लिए बोल रहा हूँ, तो पढ़ाई भी तरीके से डाउनलोड करके लेक्चर फिर फ्लाइट मोड पे रख के सब कुछ हो सकती है। लेकिन अगर आपका साथ ही मोबाइल है, ठीक है, आप अगर 1 घंटा मोबाइल को डेली देते हैं, अपनी ज़िंदगी का खास हिस्सा मानते हैं, तो फिर आपको किसी भी कंडीशन में ड्रॉप लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको ज़्यादा लगता है कि भाई घर पे बात करने के लिए चाहिए, तो आप कीपैड फ़ोन वगैरह जो है वो यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जिसको मेन चीज़ ये है कि हमें ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि भाई हमारी लाइफ का इम्पॉर्टेंट हिस्सा क्या है। मोबाइल इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि अगर आप 1 साल के लिए देखो, आप 1 घंटा ऑन एवरेज मोबाइल यूज़ करते हो, आप तो 5 मिनट भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप 1 घंटा यूज़ करते हो, 1 साल का ड्रॉप लेते हो, तो 365 दिन का बनता है। मैं ये मान के चलता हूँ कि एग्ज़ाम जो है वो इस बार मई में होने वाला है, तो मेरे पास लगभग जो है वो 300 के आसपास जो है वो दिन बचते हैं। अब 300 दिन में 300 घंटे डेली एक्स्ट्रा स्टडी का मतलब होता है, अगर अपने फिजिक्स के भी हिसाब से बात करें, तो हम हर बार जो है सिर्फ फिजिक्स के इसके अंदर मिनिमम जो है वो 25 to 30 क्वेश्चन डेली सॉल्व कर सकते हैं। तो आप एक बहुत बड़ा फिगर यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। 300 × 25 75 से 9000 के आसपास क्वेश्चन बनते हैं, अगर आप एक सिर्फ इतने से फिजिक्स के लिए, जो टफ मोस्टली बायो के स्टूडेंट के लिए पड़ता है। तो ये एक बहुत वाइज डिसीजन हो सकता है कि ड्रॉप लेना है, लेकिन अंडर नो मोबाइल कंडीशन। और इसके अलावा जो भी आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस हैं, आप एक बार उनको अवॉइड करें। तो जैसे मैंने बोला, घर पे डायरेक्ट पढ़ाई नहीं हो सकती, तो इसका मतलब ये कि आपको बाहर रहना पड़ेगा। तो फाइनेंशियली आपको खाने के लिए या रहने के लिए, सब चीज़ों के लिए जो है वो अदर्स पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। इंस्टीट्यूट वगैरह अगर ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे भी अच्छी खासी फीस जो है वो हमारे पास रहती है। तो इन सारी कंडीशंस को चलते हुए अगर आप अफोर्ड कर पाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर पाते हैं फिर भी आपका एक ड्रॉप लेने का मन ही है, आप बोल रहे हैं कि घर पे ही स्टडी करने हैं, तो वह भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको कोई न कोई इंस्टीट्यूट का, DLP का या ऐसा कुछ सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन बच्चा जब टीचर्स के कांटेक्ट में नहीं रहता तो उसको इतना ज़्यादा आइडिया नहीं लगता है कि भाई मुझे क्या करना है, क्या पढ़ना है। फिर वो 7-8 महीने 9 महीने निकालने के बाद लास्ट में सोचता है कि सिलेक्शन हो जाए। और रही बात आपके इसके बाद प्रिपरेशन करने को लेके, तो आपको लगातार हर चीज़ 1 साल तक सेक्रीफाइस करते ही रहनी पड़ेगी। डेली ही कोई ना कोई सेक्रीफाइसेस आपको करने पड़ेंगे। और 1 साल की मेहनत, इस बार भी बच्चे जो हैं वो अच्छा स्कोर हमारे पढ़ाए हुए बच्चों ने भी किया है, तो आप डेफिनेटली जो है वो एक बहुत अच्छा स्कोर जो है वो कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको एक डेडिकेशन लेवल चाहिए होता है। ड्रॉप लेने का मतलब होता है कि किसी पार्ट पे हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो, शायद हमारे टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम हो, या हो सकता है शायद हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो। तो इनमें से जो भी प्रॉब्लम आप फेस करते हैं, तो आपको उसी पे अगर इम्प्रूवमेंट लेके आना है तो आप ड्रॉप का सोच सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कि नहीं 1 साल हो गया, इतने नंबर आ गए, अगले साल इतने और आ जाएंगे, तो ऐसा जो है वो पॉसिबल नहीं होगा। ऐसा नहीं होने वाला है कि आपके नंबर अपने आप बढ़ेंगे। तो आपको एक डेडिकेशन ईयर जो है वो देना ही पड़ता है। मोस्टली 12th के साथ दे जाते हैं तो उनको ड्रॉप की ज़रूरत नहीं पड़ती। समटाइम्स बेचारे बच्चे मेहनत करते भी हैं, लेकिन जो है किस्मत साथ नहीं देती। किसी के एग्ज़ाम सेंटर पे कुछ हो जाता है, किसी के एंड में जाके तबीयत ख़राब हो जाती है, कोई जो है वो एकदम से पैनिक कर जाता है। तो उस उम्र में इतना ज़्यादा प्रेशर हैंडल करना काफ़ी मुश्किल है। और अगर आप ड्रॉप लेना चाहते हैं तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, नेक्स्ट ईयर प्रेशर जो आपने अगर फील किया है तो उससे ज़्यादा ही आपको मिलने वाला है। तो आई थिंक मैंने आपको हर तरीके से गाइड कर दिया कि आपको जो है वो ड्रॉप के लिए डिसीजन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होता है देन डेफिनेटली आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।